हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर साइंस सब्जेक्ट का, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो ये है चैप्टर का नाम। पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, तो इसमें केमिकल्स ऑब्वियसली इन्वॉल्व होंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले हेडिंग से कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या है? तो क्या होता है केमिकल रिएक्शन? क्या समझते हैं आप केमिकल रिएक्शन से? तो केमिकल रिएक्शन हम उस चीज़ों को बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें दो एटम्स या तो मॉलिक्यूल्स या तो कोई केमिकल एलिमेंट्स आते हैं, रिएक्ट करते हैं और एक नया केमिकल कंपाउंड बनता है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल के लिए एक रिएक्शन है जिसमें H2 है ना, एक क्या है, मॉलिक्यूल है। ठीक है, वो रिएक्ट कर रहा है लेट से O2 के साथ, वो हमको देता है H2। चाहे तो बैलेंस कर सकते हैं 2 and 2। ठीक है, सो एटम्स क्या होता है? एटम्स क्या होता है? एटम मतलब परमाणु, यानी छोटा सा जो कण होता है, छोटा सा जो पार्टिकल होता है, उसको हम एटम बोलते हैं। एटम जब होगा तो हम लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन। जैसे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन है। जब दो एटम्स आके मिलते हैं, जब दो एटम्स आके मिलते हैं तो बनता है मॉलिक्यूल। यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? H2। यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन आया, बॉन्ड बनाया और H2 बन गया, तो ये हो गया मॉलिक्यूल, है ना, है ना, ये हो गया मॉलिक्यूल। अब डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल मिलते हैं या डिफरेंट डिफरेंट एटम मिलते हैं, तुमको बनता है कंपाउंड। ठीक है, बहरहाल तो डीप नहीं आते। तो यहाँ पे बात होती है केमिकल रिएक्शन में। तो इसमें क्या होता है, एक एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कोई रिएक्टर भी बोल सकते हैं या केमिकल स्पीशीज बोल सकते हैं। जब आती है दूसरे केमिकल कंपाउंड से रिएक्ट करती है और कोई नया प्रोडक्ट मिले तो उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इन दिस प्रोसेस क्या होता है, टू और मोर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और केमिकल एलिमेंट्स फॉर्म combines to form a new chemical compound या तो सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे एक नया कंपाउंड मिलता है। ठीक है, फिजिकल जो प्रोसेस होती है और केमिकल प्रोसेस, दोनों में यही डिफरेंस है कि फिजिकल प्रोसेस में क्या होता है, जो हम बना रहे हैं दो चीज़ों को मिला के जो नया बना है उसकी प्रॉपर्टी और रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। मगर वहीं पर अगर हम केमिकल की बात करें तो केमिकल में जब भी दो रिएक्टेंट मिलते हैं तो हमेशा एक नया प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, जब भी दो मिलते हैं, जैसे एग्जाम्पल में अगर हम देखें, पहले तो चलो और डिटेल में समझते हैं क्या होता है रिएक्शन। तो हमको पता कैसे चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है ना। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो हमको बताते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई। तो हम बोल सकते हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग केमिकल रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो हम बताते हैं केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं? पहला, चेंज इन स्टेट। जब भी केमिकल रिएक्शन होगी, जरूरी नहीं हर बार, मगर जब भी केमिकल रिएक्शन हो रही है और उसमें एक मतलब कंपाउंड जो है या रिएक्टेंट, उसका स्टेट चेंज हो जाए। रिएक्टेंट क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो, जो स्पीशीज मिल रही है, कंबाइन कर रही है, जो दो एटम से मॉलिक्यूल्स आके मिल रहे हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। इसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट। और जो नया चीज बन रहा है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें, जब भी दो रिएक्टेंट आके मिलेंगे, है ना, और एक नया प्रोडक्ट बनेगा, तो उसमें कभी अगर हम देखते हैं कि चेंज ऑफ स्टेट होता है। चेंज ऑफ स्टेट मतलब गैस गैस मिल रहे हैं, लिक्विड बन रहा है, गैस सॉलिड मिल रहे हैं, लिक्विड बन रहा है, या लिक्विड लिक्विड मिल रहे हैं, सॉलिड बन रहा है। तो ऐसे फर्दर जो होता है वो देखने को मिलता है चेंज ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे क्या होता है, द रिएक्शन समटाइम्स इन्वॉल्व इन change of state such as from solid, liquid and gas to other respective state। जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस में से चेंज हो जाए किसी और स्टेट में, जैसे सॉलिड से बन जाए लिक्विड,
सॉलिड से बन जाए गैस, लिक्विड से बन जाए गैस, लिक्विड से बन जाए सॉलिड, या गैस से, यानी ऐसे कुछ भी प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, हम बोलते हैं चेंज इन स्टेट। जब भी चेंज इन स्टेट देखने को मिलेगी हम समझ जाएंगे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यानी अगर हम बता रहे हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए कुछ कुछ चीज़ें हैं जो को डिटरमाइन करने में हेल्प करती है, यानी जानने में हेल्प करती है कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। तो पहला क्या है, चेंज इन स्टेट। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यही इसका एग्जाम्पल 2H2। हाइड्रोजन क्या होता है, हमको पता है गैस होता है ना, हाइड्रोजन इज अ गैस। ऑक्सीजन क्या है, ये भी एक गैस है। और यहाँ पे मिल क्या रहा है हमको, 2H2 जो कि वाटर। वाटर क्या होता है, लिक्विड। देखो यहाँ पे क्या है, गैस से चेंज हो गया रिएक्शन किसमें, मतलब जो रिएक्टेंट थे वो मिले और नया जो सब्सटेंस बना उसका स्टेट एकदम चेंज हो गया है। तो ये होता है चेंजिंग स्टेट। ये एग्जाम्पल जो है ना ये याद रखना है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का पेपर है, तो बोर्ड में क्वेश्चन बहुत घुमा के देता है, रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, यानी मतलब जो बेसिक्स लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसलिए हमको बेसिक समझना जरूरी है। तो इसलिए एग्जाम्पल जो है ना उसको याद रखना है कि कहाँ पे चेंजिंग स्टेट का एग्जाम्पल है, कहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, कहाँ एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। तो ये सब एग्जाम्पल्स याद रखना है, ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही रिएक्शन है, तो रिएक्शन तो इन्वॉल्व हो गई है। दूसरा होता है चेंज इन टेम्परेचर। सो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मान लो कहीं कोई रिएक्शन हो रही है और टेम्परेचर चेंज हो रहा है। जैसे मान लो हमने लेट से, जैसे हम लोग कभी अगर ग्लूकोज खाते हैं, मान लो कभी आपने ग्लूकोज लिया, मुंह में डालना, देखना आपको मुंह में ठंडा ठंडा लगेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे ग्लूकोज और वाटर के बीच में रिएक्शन होती है, और वो रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब जो एंडो और एक्सो वर्ड है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडो वर्ड जस्ट सिमिलर है इन की तरह, ये रिजेंबल करता है इन को, और एक्सो वर्ड रिजेंबल करता है एग्जिट को। तो इन मतलब एंडोथर्मिक मतलब हीट अंदर जा रही है रिएक्शन में, एक्सोथर्मिक यानी हीट रिलीज कर रहा है। तो मान लो कोई रिएक्शन हो रही है एक बीकर में, उसमें अगर वो रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो आसपास का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ठंडा। हीट चली गई अंदर, हीट गायब हो गई तो माहौल ठंडा हो गया। एंड अगर एग्जिट, अगर कोई रिएक्शन हीट प्रोड्यूस कर रही है तो वो क्या हो जाएगा, गर्म। जैसे हम ग्लूकोज मुंह में डालते हैं तो क्या होता है कि हमारे मुंह में ग्लूकोज जाता है तो हम लोग को ठंडा लगता है, यानी कौन से टाइप की रिएक्शन है जिसमें वो हीट कंज्यूम कर रहा है, रिएक्शन हीट अंदर ले रहा है, तो यानी वो कौन सी रिएक्शन है, वो होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। तो इसी तरह एक एग्जांपल लें हम, चेंज इन टेम्परेचर। सम रिएक्शन, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है दैट इवॉल्व और इनटेक हीट वाइल प्रोसीडिंग। होते टाइम कुछ रिएक्शन होती है जो हो रही होती है, तो वो या तो हीट लेती है, हीट इवॉल्व करती है, या तो अंदर ले लेती है ना। तो जो रिएक्शन, द रिएक्शन दैट रिलीजेस हीट, जो हीट को रिलीज करती है ना, तो हम बोलते हैं आर कॉल्ड, जो हीट को दे, हीट को बाहर निकाले, एग्जिट करे, उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन विच इनटेक या तो कंज्यूम हीट आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हम बोलते हैं एंडोथर्मिक, जो हीट अंदर लेती है उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो हीट रिलीज करती है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जहां पे हीट रिलीज हो या तो हीट कंज्यूम करे, तो जब भी हीट रिलीज करेगा टेम्परेचर राइज करेगा। मान लो जैसे हमने एक बीकर लिया, उसमें कोई केमिकल डाला, तो वहाँ पे वो हीट रिलीज करी रिएक्शन, तो ऑब्वियसली बीकर गर्म हो जाएगा। जैसे मान लो HCl यानी एसिड जो है उसको हमने डाला पानी में, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो रिएक्शन हीट इवॉल्व करती है ना। जब हीट इवॉल्व करेगी तो क्या होगा, वो बीकर ऑब्वियसली गर्म हो जाएगा, है ना। बीकर गर्म हो यानी वो कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वो हीट इवॉल्व कर रही है। और इसी तरह जैसे ग्लूकोज को हमने मिलाया पानी में, तो वहाँ पे क्या है, हीट लेती है, तो वो कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जब भी हमको ऐसा देखने को मिले कि कोई भी रिएक्शन में टेम्परेचर रिएक्टेंट का मिलाते टाइम और टेम्परेचर जो प्रोडक्ट बना है उसमें कोई ना कोई चेंज है, तो मतलब क्या है, वहाँ पे हो रहा है चेंज इन टेम्परेचर, है ना। तो इसका एग्जाम्पल याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल क्या होता है, चलो HCl लेते हैं, चलो HCl इन वाटर, ये सब एग्जाम्पल छोड़ते हैं, कोई ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो एग्जाम टाइम तक आपको याद रहे। तो ऐसा एग्जाम्पल होता है, जैसे देखो जब हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी काम करते हैं, तो हम लोग क्या होते हैं, हम लोग स्वेटी हो जाते हैं, हम लोग के बदन से पसीना निकलने लगता है, तो उससे हम लोग की बॉडी गर्म भी हो जाती है। कभी नोटिस किया होगा। तो वहाँ पे होता क्या है कि हम लोग खाने में क्या खाते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्म होता है CH6H12O6, ठीक है। अब ग्लूकोज है वो एनर्जी देगा हमको, ऑब्वियसली हमको बॉडी में कौन एनर्जी देता है, ग्लूकोज।
ग्लूकोज ने एनर्जी दिया, कैसे? हम लोग सांस लेंगे, रेस्पिरेशन होगा, तो रेस्पिरेशन से हमको क्या मिलती है? एनर्जी। यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन कंबाइन करेगा और क्या प्रोड्यूस कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है CO2 प्लस H2O प्लस ये हीट रिलीज कर रहा है। ठीक है, अब देखो समझते हैं कैसे बैलेंस करना है। तो यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ 6 कार्बन हो गए, यहाँ 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पे हम 6 दूनी 12 हो गया, ऑक्सीजन में बैलेंस हो गया। यहाँ पे 6 18 6 और 12 नहीं 6 2 है ना, तो ये जगह 6 तो बैलेंस हो गई। तो ये रिएक्शन देखो क्या होती है, इसमें ग्लूकोज मिलता है ऑक्सीजन से और क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब देखो समझते हैं याद कैसे रहेगी रिएक्शन। हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाते टाइम क्या होता है? जब भी हम खाना खा रहे होते हैं तो खाना खाते टाइम क्या होता है कि जब हम खाना खाएंगे तो हम ग्लूकोज इनटेक कर रहे हैं, हम ग्लूकोज कंज्यूम कर रहे हैं। जब ग्लूकोज खाएंगे तो हम लोग की बॉडी एनर्जी रिलीज करेगी, है ना। जैसे हमने कुछ काम किया, ग्लूकोज हम लोग का चेंज हो रहा है, अब ग्लूकोज चेंज हुआ और हम लोग जब भी कोई काम करते हैं, मेहनत वाला, तो हम सांस ज़्यादा लेते हैं। देखो जैसे बहुत तेज़ी से हम भागेंगे तो वहाँ पे हम सांस ज़्यादा लेंगे, क्योंकि वो रिएक्शन हो रही होती है। रिएक्शन में क्या होता है? ग्लूकोज रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, हम ऑक्सीजन लेते हैं अंदर। अब क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन लेने के बाद जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और हम लोग की बॉडी से जो स्वेट निकलता है यानी H2O, है ना। और इस टाइम में जब भी हम भागते हैं तेजी से, जब भी हम कुछ काम करते हैं तेजी तेजी से, तो क्या होता है? हम लोग की बॉडी चूना कभी गर्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हम लोग की बॉडी में रिएक्शन हो रही होती है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, है ना, रेस्पिरेशन रिएक्शन, तो उसमें क्या होता है? उसमें हम लोग जब भी सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करते हैं तो हमारे साथ क्या निकलती है? हीट निकलती है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल बन गया और साथ ही साथ चेंज इन टेम्परेचर का भी एक एग्जाम्पल बन गया। चाहे तो नोट कर सकते हैं इसको। इसके बाद अगला जो है फैक्टर वो है तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, चलो पहले एक रिएक्शन देख लेते हैं। चलो रिएक्शन देखने से पहले समझ लेते हैं क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मतलब क्या है? देखो कभी कभी हम देखते हैं कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? जो भी प्रोडक्ट बनता है किसी भी रिएक्शन में, जो कि क्या होता है? पानी में घुल नहीं सकता, पानी में डिजोल्व नहीं होता। अब जो चीज़ पानी में डिजोल्व नहीं होगी यानी पानी में घुल नहीं पाएगी, वो नीचे जाके बैठ जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम देखो अगर हमने एक गिलास पानी लिया है, ठीक है, एक गिलास पानी, उसमें हमने डाला नमक NaCl, है ना, उसमें हमने डाला NaCl। नमक क्या होगा? पानी के अंदर जाके घुल जाएगा, ऐसे पानी के अंदर नमक घुल जाएगा। और जब घुल गया यानी वो उसमें डिजोल्व हो सकता है, डिजोल्व हो सकता है यानी सॉल्यूबल है। सॉल्यूबल मतलब घुल जाता है। तो घुल गया तो इसमें क्या होता है कि वो नीचे जाके जमेगा नहीं, नीचे जाके बैठेगा नहीं। मगर हम कोई ऐसा सब्सटेंस ले जो पानी में ना घुल सके, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं AgCl, या चलो अभी केमिकल का नाम नहीं लेते हैं वरना कन्फ्यूजन होगी। कोई सिंपल एग्जाम्पल जैसे रेत, सैंड। अगर हम सैंड डालेंगे पानी में तो क्या होगा? रेत, सैंड मतलब रेत, रेत को जब हम पानी में डालेंगे तो रेत जाके नीचे सेटल कर जाएगी। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि रेत पानी में घुल नहीं सकती, तो प्रेसिपिटेट नीचे जाके से फॉर्मेशन हो जाएगा, रेत जाके से बैठ जाएगी, तो हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट ऐसा कोई भी कंपोनेंट होता है, सब्सटेंस होता है जो कि रिएक्शन के दौरान फॉर्म होता है, जिसमें क्या होता है वो पानी में डिजोल्व, या पानी क्या मतलब जिसमें भी जो भी लिक्विड है, जो भी सॉल्वेंट है, उसमें वो डिजोल्वेबल नहीं होता, वो उसमें घुलता नहीं। जब घुलेगा नहीं तो वो नीचे जाके सेटल कर जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। यहाँ पे क्या होता है? किसी किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है ना। तो क्या होता है? इन सब रिएक्शन, सभी रिएक्शन में नहीं होता ऑब्वियसली, कुछ रिएक्शन में होता है। इन सब रिएक्शन, अ रिएक्शन प्रोड्यूस प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट एज प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? द सब्सटेंस विच इज नॉन डिसॉल्वेबल इन किसमें? सॉल्वेंट। ठीक है, यानी कोई भी रिएक्शन हो रही है जिसमें कोई भी कंपाउंड बना है और वो उसमें घुल नहीं रहा, और जब घुलेगा नहीं तो क्या करेगा? नीचे जाके बैठ जाएगा, और जो नीचे जाके बैठ के उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। अब कुछ रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है ना, मतलब कुछ रिएक्शन पे जैसे एग्जांपल ले लिया हम AgCl, हाँ AgNO3 प्लस NaC, इसलिए एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो Na क्या करे है? मेटल, वो रिप्लेस करेगा किसको? Ag को, है ना, और Ag की जगह आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा? Ag रिप्लेस कर देगा NO को, तो यहाँ पे देखो Na आ जाएगा Ag की जगह, तो हो जाएगा NaNO3 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? AgCl।
AgCl प्रिसिपिटेट होता है, इसको ऐसे दिखाते हैं, यानी वो बैठ जाएगा नीचे जाके। तो यहाँ पे क्या है, प्रिसिपिटेट, ये जाके नीचे बैठ जाएगा। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, जाके नीचे पानी में बैठ जाता है। तो ये एग्जाम्पल याद रखने, कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं है, कुछ 4 5 6 7 एग्जाम्पल्स हैं जो याद रखने, ताकि एग्जाम में कभी आ जाए तो कल को ये ना बोलो आप लोग कि बाहर से आया था। तो इससे अच्छा है याद कर लो, ठीक है। तो इसके बाद आता है अगला चौथा, चेंज ऑफ कलर। कुछ कुछ रिएक्शन में दिखती है ना, कलर चेंज हो जाता है। जैसे हाँ, पुराने के टाइम में होता क्या था, पुराने ज़माने में हम लोग के टाइम में स्पेशली क्या होता था कि गांव में जैसे कोई मदारी है या कोई जादूगर आता था और वो हल्दी लेता था, ठीक है। हल्दी लिया उसने और लेट्स से साबुन का पानी है उसको डाल देगा, और जो रिएक्शन हो जाती है, रिएक्शन की वजह से क्या होता है, हल्दी का कलर चेंज हो जाता है लाल कलर में, और वो हाथ से खून निकलने लगता है। तो हाथ से ऐसे लगता था खून निकल रहा है, तो उसने बोला देखो हम पानी डाल देंगे और खून निकाल देंगे, ऐसे ऐसे जादूगर होते थे। तो वहाँ पे कुछ नहीं था, बस रिएक्शन होते थे। और हमको आज पता चल रहा है कि सारी ये जितनी भी चीज़ें हैं, मैजिशियन ये सभी क्या है, कुछ नहीं बल्कि साइंस है ना, हम छोटे थे। तो चेंज इन कलर, ओके, चेंज इन कलर। तो रिएक्शन, सम रिएक्शन changes the color while preceding। कुछ रिएक्शन है जो मतलब होने के दौरान क्या कर देती है, अपनी रिएक्शन का कलर चेंज कर लेती है। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं, हाँ जैसे आयरन Fe प्लस CuSO4। तो देखो कॉपर सल्फेट जो होता है, इसका जनरली कलर होता है ग्रीन। कैसा होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। मगर जब ये रिएक्शन होती है, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, कैसे पता, हाँ क्लास 10th में आप हैं तो चौथे चैप्टर में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में ये सब पढ़ेंगे कि आयरन जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो वो उसको डिस्प्लेस कर देता है, यानी रिएक्शन से हटा देता है। ये बन जाएगा, आयरन हटाएगा तो ये बन जाएगा FeSO4, है ना, प्लस सॉरी आयरन कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है शायद, नहीं कॉपर सल्फेट हाँ ब्लू कलर का होता है। Fe आएगा CuSO4 की जगह और वो क्या बनाएगा, कॉपर लग जाएगा। तो यहाँ पे FeSO4 बनेगा, ये ग्रीन होता है क्योंकि आयरन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं जनरली, और कॉपर ब्लू कलर शो करता है प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, चेंज इन कलर रिएक्शन का, तो याद रखना है, ठीक है। यानी जब भी आयरन आता है जो कि ज़्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को हटा देगा, और ये क्या बन जाएगा FeSO4। देखो यहाँ से आयरन आया, कॉपर को हटा दिया, क्या बन गया FeSO4, यहाँ से कॉपर अलग हो गया। पहले कॉपर सल्फेट था वो ब्लू कलर का था, जब वो आयरन सल्फेट बना यानी फेरस सल्फेट तो क्या बन गया, तो कलर ग्रीन, ठीक है। इसे 5वां आता है। और ये लास्ट, जब एक चीज़ याद रखना है कि जो आयरन है जनरली, नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम, उसके जो प्रोडक्ट बनते हैं यानी जो रिएक्शन करता है नॉन मेटल से, तो जनरली ग्रीन बनते हैं, ठीक है, और कॉपर के ब्लू से, नॉट ऑलवेज, मतलब ये सही नहीं है हमेशा के लिए, बट ठीक कभी ऐसा होता है। तो इसका लास्ट जो है इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो होने के टाइम पे गैस प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, गैस प्रोड्यूस करती हैं। जैसे कि तो लिख सकते हैं पहले, सम रिएक्शन प्रोड्यूस गैस एज बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट मतलब ये होता है, ये रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट होता है। अब प्रोडक्ट जब मल्टीपल होते हैं एक से ज़्यादा तो हम बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। ये क्या है, बाय प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम H2SO4, हाँ जैसे ये लेते हैं आयरन F या जिंक ले लेते हैं, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, Zn प्लस H2SO4, है ना। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो यहाँ पे डिस्प्लेस कर देगा और बना लेगा ZnSO4। और देखो ZnSO4 जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन अकेला हो गया H2। और हमको पता है हाइड्रोजन क्या होता है, गैसियस फॉर्म में होते हैं, तो निकल जाएगा बाहर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है इवोल्यूशन ऑफ गैसेस का, ठीक है। तो ये 5 फैक्टर होता है जो हमको बताता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं मगर हमको 5 पढ़ना है क्लास 10 में, और इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। डेफिनेशन तो वैसे बन जाती है बट एग्जाम्पल्स जो है वो याद रखना है इसके, ठीक है। तो नोट करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन अगर हम बोलना चाहें, एक नोट डाल के लिख सकते हैं आप लोग, इंपॉर्टेंट चीज कि इन फिजिकल प्रोसेस नो न्यू प्रोडक्ट
इज फॉर्म। फिजिकल प्रोसेस में कोई नया प्रोडक्ट हमको नहीं मिलता। जैसे अगर एग्जांपल हम लोग ले, चलो पहले एक कंप्यूटर एग्जांपल लेते हैं। इन केमिकल प्रोसेस न्यू प्रोडक्ट इज, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, अभी हमने देखा था H2 + O2, ये बना दिया H2, ये है केमिकल प्रोसेस, ठीक है। अगर हम कोई फिजिकल प्रोसेस लें, फिजिकल प्रोसेस, ठीक है, जैसे हम बना रहे हैं लेट्स से चाय बनाते हैं, जैसे हमने लिया शुगर प्लस वाटर प्लस मिल्क, चाय पत्ती यानी टी लीव्स, तुमको मिला चाय, ठीक है। तो ये है फिजिकल प्रोसेस। अब देखना केमिकल प्रोसेस में हमने लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसको रिएक्ट कराया, हमको क्या मिला H2। तो ये क्या होता है, ये गैसियस होता है, ये भी गैसियस होता है, यहाँ क्या मिला लिक्विड, ठीक है। यानी आप देखो चेंज ऑफ स्टेट हो गया, नया एक सब्सटेंस मिल गया। पहले जो हमारे पास थी वो गैसियस थी, अब जो हमको मिल रहा है वो क्या है, लिक्विड है। दूसरी चीज हाइड्रोजन जो है ये फ्लेमेबल होता है, यानी हाइड्रोजन गैस को अगर हम आग लगाएंगे तो वो बहुत तेज से आग को पकड़ता है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, फ्लेम को सपोर्ट करती है, यानी आग को आग लगाने में हेल्प करती है, जैसे होता है ना सास बहू की लड़ाई में आग लगाने में। तो क्या होता है कि जैसे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन सपोर्ट करती है, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकती, हमको पता है। हाँ, तो ऑक्सीजन सपोर्ट करती है और हाइड्रोजन जो है ये फ्लेमेबल होती है, मगर स्टिल पानी क्या होता है, ये नॉन फ्लेमेबल होता है या इनफ्लेमेबल बोलते हैं, इनफ्लेमेबल होता है यानी आग को बुझाता है, ठीक है। देखो एकदम नई प्रॉपर्टी बन गई, यानी जो सब्सटेंस हमको मिला उसकी प्रॉपर्टी एकदम अलग है बाकी रिएक्टेंट के कंपेयर में। मगर फिजिकल प्रोसेस में ऐसा नहीं होता। फिजिकल प्रोसेस में चीनी मीठी होती है ना, स्वीट होती है, चाय भी स्वीट, चीनी जितना ज़्यादा डालेंगे चाय उतनी मीठी होगी। पानी लिक्विफाई करता है, यानी डेंसिटी को कम करता है, रिड्यूस करता है, चाय की डेंसिटी कम होगी। अगर हमने थोड़ा सा दूध लिया, बहुत ज़्यादा चाय, बहुत ज़्यादा पानी लिया, तो हमने थोड़ा दूध लिया और बहुत ज़्यादा पानी लिया, तो क्या होगा, चाय बहुत ज़्यादा मतलब हल्की गाढ़ी बनेगी ना। वही हमने ज़्यादा दूध लिया और कम पानी लिया तो चाय ज़्यादा गाढ़ी बनेगी, तो ये लिक्विफाई करता है। इसके बाद ये M क्या था, अच्छा दूध, मिल्क। सो मिल्क क्या करता है, मिल्क थिकनेस को इंक्रीज करता है, यानी जितना ज़्यादा दूध होगा उतनी ज़्यादा थिक चाय होगी और उतनी ज़्यादा टेस्टी होगी, क्रीमी होगी, है ना। और चाय फ्रेगनेंस देता है, स्मेल देता है, टेस्ट देता है ना। देखो जो भी चाय का नेचर है वो किससे आ रहा है, उसके कंपोनेंट से, है ना। तो यहाँ पे कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना, चाय कुछ नई नहीं बन गई, चाय वही पुरानी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है ना, कुछ नया नहीं बना। तो यही होता है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में एक नई चीज़ मिलती है, केमिकल में कुछ नया नहीं मिलता, ठीक है। अब इसके आता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन तो हमने पढ़ लिया, अब आता है केमिकल इक्वेशन। क्या होता है केमिकल इक्वेशन, तो देखो अभी हमने केमिकल रिएक्शन लिया, जैसे जिंक प्लस आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट बोलते हैं, FeSO4, ये रिएक्शन करेगा। जिंक ऑन रिएक्टिंग विद फेरस सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट एंड आयरन। देखो अभी तो छोटी सी चीज को लिखना है हमको, जैसे Zn प्लस FeSO4 दे रहा है ZnSO4 प्लस Fe। अब इतनी छोटी सी चीज को लिखने के लिए हमने इतना लंबा सा लिख दिया, कोई फायदा है नहीं। तो केमिकल जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको लिखना इन फॉर्म्स ऑफ, देखो यहाँ पे जिंक था, यहाँ Zn हो गया, यहाँ फेरस सल्फेट था, यहाँ FeSO4 हो गया। ये क्या कर रहे हैं हम, इसका सिंबल बना दिए, है ना। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको लिखना इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सिंबल, है ना, साइन, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होते हैं ना। सो पॉजिटिव और साथ साथ में एरो की हेल्प से हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन बनाते हैं। यानी केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ये रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी, केमिकल रिएक्शन की, इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, केमिकल सिंबल, साइंस और एरो, बन गया, है ना। यानी अब इतनी बड़ी चीज को हम छोटा करके लिखने को ही क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। यानी केमिकल रिएक्शन को ही लिखना इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन तो हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। सो राइटिंग केमिकल रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ केमिकल सिंबल, एल्जेब्रिक साइन, एल्जेब्रिक साइन मतलब प्लस, है ना,
and arrow is called chemical equation. इसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन. जैसे एग्जांपल ये रहा, ये क्या है? केमिकल इक्वेशन. ठीक है. अब दो तरीके की केमिकल इक्वेशन होती है. एक होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें द नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व इन reactant side and number of atoms involved in product side are equal. तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम उसको बोलते हैं जहां पे रिएक्टेंट, इसको हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट. याद है? रिएक्टेंट. यहाँ पे इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट. ठीक है, इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट. और इन दोनों में देखो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो किसी एक को उठा लेंगे तो हम बोलेंगे बाई प्रोडक्ट. ठीक है, साथ वाला प्रोडक्ट. इसके साथ वाला प्रोडक्ट ये बनता है. ठीक है, देखो यहाँ पे रिएक्टेंट की तरफ अगर हम देखें, जिंक कितना है? 1. प्रोडक्ट की तरफ जिंक कितना है? 1. आयरन कितना है? 1. कितना है? आयरन 1. तो ये क्या होगी? एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन. क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम्स जो हैं, चाहे वो जिंक की हो, चाहे वो आयरन की हो, चाहे सल्फर की हो, चाहे ऑक्सीजन की हो, वो क्या है? रिएक्टेड साइड में जितना है उतना ही कितना है? प्रोडक्ट साइड में. क्यों? दोनों साइड में क्या है? इक्वल. इसी को हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन. अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या बोलेंगे? जिसमें एक तरफ ज़्यादा हो और एक तरफ कम हो, या डिफरेंट हो, है ना. तो ये होता है बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन. और ये रहा केमिकल इक्वेशन. नोट करना चाहे कर सकते हैं. तो इसके बाद आता है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन. अब जब जान गए हो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो करना भी पड़ेगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन को. तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन देखो, अब अगर आप डिफरेंट बुक देखेंगे या डिफरेंट टीचर से पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंट मेथड सीखने को मिलेगा बैलेंसिंग का. जैसे अपनी एनसीईआरटी में बॉक्स सिस्टम में बॉक्स में बना के फिगर्स लिखते हैं हम लोग. तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, मगर कोई भी मेथड फॉलो करो आंसर मतलब है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो मेथड फॉलो करने जा रहे हैं बैलेंस करने के लिए केमिकल इक्वेशन को, यहाँ लिख देते स्टेप्स एंड उसको हम फॉलो करेंगे. तो स्टेप्स क्या होते हैं? थोड़ा सिंपल रखते हैं. ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करना थोड़ा सिंपल रखते हैं. पहला स्टेप है बैलेंसिंग में होता है पहला स्टेप कि बैलेंस द मेटल्स ऑफ RHS एंड LHS. यानी कोई भी रिएक्शन हो रही है उसमें राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी मेटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इनको बैलेंस करो. देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम पहले मेटल को करें नॉन मेटल को ना करें, या पहले नॉन मेटल को करें या ना करें. मतलब एक ऑर्डर में हम चलते हैं, ऑर्डर को फॉलो करते हैं. तो हम पहले किसको करेंगे? मेटल को करेंगे. ऐसा जरूरी नहीं कि मेटल को ही करें, नॉन मेटल को कर सकते हो आप लोग, मगर बस एक ऑर्डर है. तो दूसरा बैलेंस द नॉन मेटल ऑफ RHS एंड LHS. ठीक है, RHS और LHS में राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में एरो के रिएक्शन में जो भी नॉन मेटल है उनको बैलेंस करना है. ठीक है. तीसरा, अगर देखो बैलेंस करने के बाद चेक करना है हमको कि क्या बोलते हैं कहीं रिएक्शन में जो मेटल था वो तो वापस से इम्बैलेंस नहीं हो गया, तो ये चेक करते हैं ना. हर एक स्टेप के बाद हमको चेक करना है. चेक द रिएक्शन आफ्टर ईच स्टेप. हर एक स्टेप के बाद चेक करना है हमको रिएक्शन को कि सही है कि नहीं है. पिछला वाला जैसे हमने मेटल को बैलेंस किया, चेक करना, फिर नॉन मेटल को करेंगे, नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर चेक करेंगे क्या मेटल बैलेंस है कि नहीं है, फिर आगे बढ़ेंगे. ठीक है. फोर्थ स्टेप बैलेंस ऑक्सीजन. फिर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे. देन लास्ट में बैलेंस हाइड्रोजन. है तो ये भी नॉन मेटल, मगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन काफ़ी केमिकल स्पीशीज और रिएक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं, तो इनको हम अलग से लेके चलते हैं. ठीक है. तो ये रूल. मेटल्स कैसे कौन कौन से होते हैं? मेटल्स जो बिजली कंडक्ट करते हैं, जैसे आयरन है, जिंक है, सोडियम है, और मैग्नीशियम है, कैल्शियम है. ठीक है, कॉपर है, एक्सेट्रा. ये सब क्या है? मेटल्स हैं. नॉन मेटल कौन से होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन,
ब्रोमीन एटसेट्रा, ये सब क्या है नॉन मेटल। ठीक है, चलो एक रिएक्शन पहले से करके देखते हैं, कोई एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास है FeSO4 प्लस, एक बैलेंस रिएक्शन देख लेते हैं कोई। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, Fe2SO4 3, थोड़ा सा टफ एग्जांपल ले लेते हैं तो मज़ा आएगा करने में। यहाँ पे हो रहा है Fe2SO4 KSO4 K2SO4 प्लस FeOH3 राइटिंग करनी है क्या? हाँ जानते करनी है, K2SO4 प्लस 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 FeOH3। ठीक है, तो ये है। हाँ ठीक है, तो अब बैलेंस करके देखते हैं कि रिएक्शन को कैसे करना है। पहले तक क्या, बैलेंस द मेटल ऑफ आर रिएक्शन। यहाँ मेटल कौन है? आयरन पोटेशियम, दोनों ही मेटल है, तो एक के बाद एक करते हैं। पहले हम करते हैं आयरन। ठीक है, तो देखो Fe2SO4 3 प्लस KOH, यहाँ पे दे रहा है K2SO4 प्लस FeOH3। देखो पहले हमको आयरन को बैलेंस करना है। यहाँ पे देखिए आयरन 2 है, यहाँ में डाल दिया 2, आयरन था 2, में डाल दिया 2। ठीक, अब किसको करेंगे? दूसरे मेटल को, जो कि है सोडियम, सॉरी पोटेशियम। तो यहाँ होगा Fe2SO4 3 प्लस KOH, यहाँ है K2SO4 प्लस 2 FeOH3। देखो यही रिएक्शन सेम टू सेम है, बस हम किसको बैलेंस करें? पोटेशियम। K2 है यहाँ पे, यहाँ में डाल दिया, तो बैलेंस हो गया। पोटेशियम 2 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे। अब दोबारा चेक करना है कि क्या आयरन बैलेंस है कि नहीं है। 2 आयरन यहाँ पे, 2 आयरन यहाँ पे, तीसरा भी होगा, चौथा बैलेंस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है? देखो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? O4, यानी O4 का होल 3। अगर हम इसे समझे, देखो SO4 3, अगर इसको हम स्ट्रक्चर को देखें तो सल्फर के साथ कितने ऑक्सीजन है? 4। सल्फर के कितने ऑक्सीजन है? 4। और ऐसे कितने मॉलिक्यूल हैं? 3, यानी ऐसे 3 है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखो, इसका मतलब क्या है? SO4 जब भी हम ऐसे लिखते हैं ना 3KOH, यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 3 जो है ये K भी है, O भी है और H भी है। हम यूज करते हैं जब आगे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ पे 3 है, यानी ये क्या है? K भी है, O भी है, H भी है। तीनों कितने? 3 मॉलिक्यूल, 3 पोटेशियम के, 3 ऑक्सीजन के, 3 हाइड्रोजन के। यहाँ पे 3 जो बता रहा है ये तीनों के लिए अप्लाई है। ठीक है, यानी अगर आगे कोई नंबर लगा है तो तीनों के लिए, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल पीछे, जैसे आप देखो 2 FeOH3 ना, यानी 2 आयरन भी है, 2 OH भी है, यानी OH होल थ्राइस है ना, तो 2 OH होल थ्राइस भी है ना। तो जो जैसे यहाँ पे लगा है 2 KOH, 2 पोटेशियम भी है, 2 ऑक्सीजन भी है, 2 हाइड्रोजन भी है। ठीक है, जब हम इसके आगे लगा देते हैं ऐसे 2, है ना, तो यानी यहाँ पे 3 पोटेशियम है, 3 ऑक्सीजन, मगर H2 है। देखो H2 है, और H2 के कितने मॉलिक्यूल है? 3 मॉलिक्यूल, यानी 3 टू द 6। पोटेशियम कितने? 3 1 3, ऑक्सीजन 3 1 3, और हाइड्रोजन 3 टू द 6, यानी हाइड्रोजन कितने? 6। अगर हम यही चीज कर दें OH3, अब देखो पोटेशियम 3 ही है, मगर OH देखो O के बाद भी 3 लगा है, यानी ब्रैकेट के बाहर 3 है, और O भी 3 है, H भी 3 है, यानी 3 बता रहा है ब्रैकेट के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो कितने? 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है? ऐसा कोई केमिकल फॉर्मूला बनेगा नहीं, बट एग्जाम्पल ले लें। तो 3 पोटेशियम भी है, और ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 3 है, और 3 3 9 ऑक्सीजन है और 9 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 है ऑक्सीजन, और बाहर से लगा 3, यानी सल्फर 3 है और O4 3 है, तो 4 3 12 ऑक्सीजन है। देखो यहाँ पे 4 3 12 ऑक्सीजन, सल्फर के बाद कुछ नहीं लगा, मतलब 1 है। सल्फर कितना है? 3। अगर यहाँ पे कैलकुलेट करें, सल्फर कितना है? 3 है, और ऑक्सीजन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो 4 3 12, तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ होगा K2SO4 2FeOH3। ठीक है क्या करते हैं हम लोग? किसको बैलेंस करते हैं? पोटेशियम को, हो गया था, है ना। ऑक्सीजन, हाँ यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? 4 3 12 ऑक्सीजन। यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बस कुछ नहीं लगा, यानी 2 ऑक्सीजन है। यहाँ देखो ऑक्सीजन कितना है? 4, यहाँ कितना है? 3, और आगे 2 लगा है, 3 टू द 6। तो यहाँ है 4 और 6 10, यहाँ 12 2 14, यहाँ 14 है, बैलेंस करना है। यहाँ 14 है, यहाँ 10 है, यहाँ 4 और ऐड करने हैं। कैसे करें? 4 और ऐड,
तो हम करते हैं 4 4 8, इसके आगे लगा देते हैं, नहीं इसके आगे 2 लगा देते हैं। देखो अब क्या होगा, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 8 और 6 14, बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। मगर देखो इस प्रोसेस में हमारा कौन इम्बैलेंस हो गया, पोटेशियम। कैसे, यहाँ था 2K है ना, 2 × 2 4 पोटेशियम हो गया, यहाँ पे कितना है 2K है। तो इससे अगला स्टेप करते हैं हम लोग, वही सेम रिएक्शन करते हैं, Fe2SO4 3 + 2 KOH, यहाँ दे रहा है 2 K2SO4 + 2 FeOH। देखो थोड़ा सा टफ एग्जाम्पल इसलिए लिए ताकि सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो यहाँ पे कितना था, अब ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया हमने। अब वापस पुराना स्टेप देखना है, मेटल बैलेंस है, आयरन 2 बैलेंस है, पोटेशियम यहाँ 2 है, यहाँ 4 है पोटेशियम। अब कैसे करें, अब हम इसको काट के कर देंगे 4, इसको काट के कर दिया हमने 4। अब देखो 4 पोटेशियम, यहाँ पे 4 पोटेशियम बैलेंस हो गया। अब देखो आयरन वापस स्टेप रिपीट करेंगे, 2 आयरन 2 आयरन, और इसके बाद पोटेशियम 4 ओके। इसके बाद फिर नॉन मेटल देखते हैं, सल्फर 3 सल्फर 1, गड़बड़ हो गया। तो देखो सल्फर यहाँ पे कितना है, सल्फर यहाँ पे 3 है, यहाँ सल्फर कितना है 1 है, तो यहाँ पे हम करते हैं 3 लगा देते हैं, सल्फर 3 लगा देते हैं। अब देखो 3 सल्फर हो गया, यहाँ पे 3 सल्फर हो गया, मगर अगेन पोटेशियम इम्बैलेंस हो गया। पोटेशियम कितना हो गया 3 × 6, यहाँ लगा देंगे 6। ठीक है, तो क्या हो गया Fe2SO4 3 + 6 KOH 3K2। अब देखो यहाँ पे आयरन 2 आयरन, पोटेशियम 6 इसका सल्फर 3 ठीक है। अब ऑक्सीजन चेक करते हैं, ऑक्सीजन 4 3 12 6 12 और 6 18, यहाँ ऑक्सीजन 4 3 12 और 3 2 6, देखो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। ठीक है, स्टेप्स। एक चीज़ हम लोग से गलती हो गई थी, हम लोगों ने हम लोगों ने नॉन मेटल देखा नहीं था। यहाँ पे नॉन मेटल क्या है, सल्फर। पहले सल्फर को बैलेंस करना चाहिए था हमको पहले से, उसके बाद फिर ऑक्सीजन जाना चाहिए था, जो कि हमने मिस कर दिया था। ठीक है, अब बैलेंस हो गया। अब लास्ट स्टेप में हमको बैलेंस करना हाइड्रोजन चेक कर लेते पहले एक बार बैलेंस है कि नहीं है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 6 6 1 6, हाइड्रोजन कितना है 3 2 6, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। बस कंप्लीट रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो ये क्या है, बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, तो पहला स्टेप में हमने ये किया, आयरन को बैलेंस किया। दूसरे स्टेप में हमने पोटेशियम को बैलेंस किया। ठीक है, फिर तीसरे स्टेप में हमने क्या किया, हमें सल्फर को बैलेंस करना चाहिए था। हम ऑक्सीजन के चक्कर में पड़ गए थे, मगर हमको सल्फर को बैलेंस करना चाहिए था। सल्फर हमने बैलेंस करते तो यहाँ पे जाता था 3 2 3, यहाँ जाता 3। ठीक है, इसके लास्ट स्टेप में ऑक्सीजन बैलेंस किया, 6 और 4 3 12 और 6, तो यहाँ पे 12 ऑक्सीजन, 4 3 12 है, और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 3 4 12, यहाँ पे कितने 2 3 6, तो 12 6 14 ऑक्सीजन बैलेंस। हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हाइड्रोजन साथ साथ दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 2 6 हाइड्रोजन दिख रहे हैं साथ साथ, यानी ये बैलेंसिंग का मेथड। चलिए कोई एग्जांपल लेके देखते हैं, दूसरा एग्जांपल। तो ये रही रिएक्शन, बैलेंस करते हैं। स्टेप, पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, यहाँ 3 मैग्नीशियम है। पहले तो रिएक्शन लिख लेते हैं, Mg3N2 + H2O gives MgOH2 + NH3। तो कितने मैग्नीशियम है 3 मैग्नीशियम, यहाँ कितने हो जाएंगे 3। मेटल बैलेंस, नॉन मेटल कौन सा है आपकी बार फॉलो करेंगे स्टेप्स। ठीक है, पिछली बार इतनी गड़बड़ कर देंगे, तो नॉन मेटल करेंगे। तो नॉन मेटल कौन सा है, नाइट्रोजन कितने हैं Mg3N2 + H2 3MgOH2। नाइट्रोजन यहाँ पे कितने 2, यहाँ लगा देंगे हम 2। ठीक है, अब ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ ऑक्सीजन 1, यहाँ कितने देखो 2 3 6 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जिस ब्रैकेट में है उसके बाहर 2 लगाए, और ऐसे कितने मॉलिक्यूल है 3, तो 3 2 6, बस 6। यहाँ पे कितना लगा देंगे अगले स्टेप में, Mg3N2 + 6 H2O 3MgOH2 + 2 NH3। ठीक है, तो 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 3 2 6 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन देख लेंगे 6 3 12, 2 3 6, 2 3 6, और देखो हाइड्रोजन के बाहर 2 2 3 6, 6 + 6 12, यहाँ पे भी 6 2 12, यानी रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है, सो अब आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, ट्राई करना बैलेंस हो पाता है कि नहीं हो पाता। सो ये कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, ट्राई करना
बहुत साफ साफ लिखने की कोशिश किया है। इतनी अच्छी राइटिंग तो है भी नहीं हमारी जितना अच्छा हमने लिखा है, ठीक है। तो ट्राई करना, देखना हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। फिर बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन बेसिकली बहुत तरीके की रिएक्शन होती है, मगर क्लास 10 में थैंकफुली हम लोग को सिर्फ 4 रिएक्शन पढ़ना है। पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है कॉम्बिनेशन मतलब होता है जुड़ना, यानी जब दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट आके जुड़ जाएं तो हमको मिलती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन टू और more reactant combines to form one product, ठीक है। इसका जो लिखने का तरीका होता है वो होता है A प्लस बी गिव्स ए बी, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या होता है, रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और जो प्रोडक्ट मिलता है वो एक मिलता है, ठीक है। तो देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके कंबाइन हो और वो एक प्रोडक्ट दे। जैसे एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल जैसे H2 प्लस O2 इक्वल्स टू H2। बैलेंस रिएक्शन है नहीं, ऑक्सीजन 2 यहाँ पे 1 है, कर लो बैलेंस, यहाँ 2 डाल दो, हो गया। नहीं, हाइड्रोजन 4 हो गया, ठीक है। तो ये होगी बैलेंस रिएक्शन। इसमें देखो एग्जांपल होता है H2 प्लस Cl2 टू HCl, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, हाइड्रोजन जो होता है या कोई भी क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, ये अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही इनको लिखना है। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्म में जैसे H2 ये ना लिख देना H प्लस Cl HCl। वैसे ये भी सही है, ये हम लोग पढ़ते हैं गैसियस फॉर्म में, हम लोग आगे हायर क्लास में पढ़ेंगे कि ये गैसियस फॉर्म में कंबाइन करते हैं तो ऐसे कंबाइन होता है, मगर नहीं, लिखने का तरीका क्या होता है, H2 प्लस Cl2 इक्वल्स टू 2HCl। इनको हम मॉलिक्यूलर स्टेट में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। यानी नीचे 2 लिखने के करना है रिएक्शन बैलेंस, तब ज़्यादा सही रहता है। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आते हैं, मिलते हैं और हमको क्या देते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये एग्जांपल याद रखना है, ठीक है। कोई भी रिएक्शन है जिसमें दो प्रोडक्ट आकर मिला तो हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। बस हाँ मिलना चाहिए, ये नहीं किसी को भी किसी से मिला देना है। फॉर एग्जाम्पल जिसकी वैलेंसी सेम, जैसे मान लो Na की वैलेंसी है 1, Na के इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो बनाएंगे NaCl, ठीक है। अब ये नहीं कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है उसे जोड़ दिया ऑक्सीजन के साथ, है ना, तो बनना चाहिए NO2, तो लिख दिया NaO। ऐसे नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है। कौन से ग्रुप का एलिमेंट है सोडियम, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 6th ग्रुप का एलिमेंट है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8वें नंबर पे आता है। पहले दो तो फर्स्ट पीरियड के, फिर देखो कितना है 6, यानी 6th ग्रुप का एलिमेंट है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको और कितना चाहिए 2, तो इसकी वैलेंसी होगी 2। तो देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर इसको इधर सॉरी, तो जाएगा Na2 और O, ठीक है। सबसे बैलेंस रखना है इसको, ठीक है। ये नहीं कि किसी को भी किसी से मिला दिया हो गया, ठीक है। तो इसके बाद अगली रिएक्शन जो है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब होता है जुड़ना, डिकम्पोजिशन मतलब होता है सड़ना, मतलब टूटना, बाइप्रोडक्ट में टूटना। तो ये हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है इसका मतलब, यानी एक रिएक्टेंट जो है वो टूट जाता है 1, 2, 3 या 4 सेवरल, यानी 2 और मोर सेवरल प्रोडक्ट्स में। देखो यहाँ पे क्या होता है, in this type of reaction, in this type of reaction क्या होता है, भूल गए, in this type of reaction the reactant broke down, बहुत पीछे लग रहा है, अच्छा लग रहा है, react in this type of reaction the reactant कर ही रहते हैं, डिकम्पोजेस और ब्रेक्स, या जो लिखना है, इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट, यानी एक रिएक्टेंट से बन जाता है 2 या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखो एग्जांपल लिखते हैं, ऐसे इसी का उल्टा एग्जांपल हो जाएगा वैसे, हाँ हो जाएगा वैसे, मगर कोई सही एग्जांपल लिखते, जैसे 2HI, हाइड्रोजन आइडाइड टूटता है H2 में और I2 में,
हाइड्रोजन हाइड्राइड होता है, ये इतना वीकर, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता, तो टूटता है H2 में और I2 में। देखो यहाँ पे एक प्रोडक्ट टूट रहा है, किसमें, दो, एक रिएक्टेंट टूटता है दो प्रोडक्ट में, तो यही तो होता है, यानी किसी एक रिएक्टेंट से टूट के मल्टीपल प्रोडक्ट बन जाए, है ना, तो इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको लिखने का तरीका जो होता है वो होता है AB टूट रहा है A प्लस B में, ठीक है। जैसे कोई मल्टीपल टूटता है, चलो तो एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा, मगर ठीक है लिख लो, इतना काफ़ी है। एक और एग्जाम्पल चाहिए तो लिख सकते हो HCl H2 प्लस Cl2, है ना, इसी का उल्टा। तो अगर ना याद है एग्जाम में तो इसी का उल्टा लिख दो, बन जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। ठीक है, लिख लो तो। इसके बाद जो तीसरी आती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरी जो है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है खिसकना, शॉर्टेस्ट रास्ता फिजिक्स वाला, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी डिस्प्लेस हो जाए, हट जाए, हाँ, सो बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन द मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस और रिप्लेस द लेसर रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो होता क्या है, अगर इसका हम जनरलाइज फॉर्मूला लिखें तो इसमें होता है, देखो एक है ए, वो रिएक्ट कर रहा है, या ए बी रिएक्ट कर रहा है सी से, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, सी जो है ये मोर रिएक्टिव है ए से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, सी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे ए को रिप्लेस कर दिया, देखो ए बी था, यहाँ पे सी आके इसको रिप्लेस कर देगा ए को, और ये बन जाएगा सी बी प्लस ए, है ना। तो अगर हम इससे कोई एग्जांपल देखें, जैसे Zn प्लस CuSO4, है ना, Zn प्लस CuSO4। तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से, इसलिए क्या करता है, जिंक आयरन को, सॉरी कॉपर को, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, जिंक कॉपर को इस मॉलिक्यूल से डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पे बन जाएगा ZnSO4 प्लस, ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। इसे आती है चौथी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है, इसमें दोनों ही मॉलिक्यूलर स्टेट में होते हैं, एक इसको रिप्लेस करेगा, दूसरा इसको रिप्लेस करेगा। जैसे एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे AB प्लस CD होता है, ए सी को करेगा, सी जाके ए की जगह ले लेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो ए ने सी को किया तो सी यहाँ पे आ जाएगा, सी भी बन जाएगा, प्लस ए सी जगह ले लेगा, ए डी बन जाएगा। यानी यहाँ पे क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेसर रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस तो कर देता है, वहीं लेसर रिएक्टिव एलिमेंट जाके उसकी जगह ले लेता है ना। क्या क्या होता है, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव element displaces less reactive element from molecule and less reactive element takes place of, यानी इसमें एक दूसरे की जगह चेंज हो जाती है ना, इसमें एक दूसरे की जगह चेंज कर देते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, देखो रिएक्टिविटी का एक सीरीज याद रख लो पहले तो, ताकि आसान रहेगा। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम, देन होता है सोडियम, फिर मैग्नीशियम, हाँ फिर कैल्शियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन सॉरी, फिर आता है लेड, इसके बाद यहाँ से कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये होता है रिएक्टिव रिएक्शन, यानी जो ऊपर वाले एलिमेंट है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, नीचे वाले एलिमेंट कम रिएक्टिव है। अगर हम बात करें एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक से,
जो कि ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से। तो अगर हम बोले आयरन एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर पाएगा, नहीं, आयरन एल्यूमिनियम को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, मगर एल्यूमिनियम आयरन को रिप्लेस कर देगा किसी भी मॉलिक्यूल से। जैसे यहाँ पे देखो जिंक है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, कॉपर इसके नीचे आ रहे हैं ना, यहाँ पे कॉपर इसके नीचे आ रहे हैं, ठीक है। सो जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देगा, मगर कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो यही रिएक्शन ऐसे हो रही होती है, एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं, ये रिएक्शन ऐसे हो रही होती है Cu प्लस ZnSO4। तो क्या ये मिलता है आपको CuSO4? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव है जिंक से, इसलिए रिएक्शन होती नहीं, नो रिएक्शन या कोई रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। तो कहाँ पे थे, हाँ, डबल स्पेस रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो कोई भी हमको लिखने का तरीका बताने, अगर एग्जाम में भूल जाओ कैसे लिखना है, देखो Z जिंक है ना, जिंक, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। जिंक की वैलेंसी होती है 2, तो इसको लगा दो सल्फर के साथ ZnSO4, ठीक है। यहाँ पे जिंक की ज़्यादा रिएक्टिविटी जो होती है वो होती है सल्फर के साथ, ठीक है। आप कोई दूसरा एलिमेंट ले लो जिससे कम रिएक्टिव है, जैसे आयरन है, कॉपर लेते हैं, कॉपर है ना, इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो इसको लगा दो OH के साथ, ठीक है, वैलेंसी पूरी दोनों की। अब इसको रिएक्ट करा दो, जो Zn है वो Zn चले जाएगा OH2 के पास, और यहाँ पे आ जाएगा CuSO। एक तरीका है बनाने का, एग्जाम में अगर मान लो भूल जाओ तो रिएक्टिविटी याद होगी, तुम बना लोगे, ठीक है। यहाँ जिंक कॉपर को रिप्लेस करता है और कॉपर जाके जिंक की जगह वापस ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी रिएक्शन होती है। तो ये 4 टाइप की रिएक्शन है, एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा इसका, ठीक है। तो नोट करना चाहे कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है और भी 2 तरीके की रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मगर इसको हम अलग से पढ़ेंगे। क्या होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन? नाम से पता चला, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का एडिशन, ठीक है। जिस टाइप ऑफ रिएक्शन में, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द रिएक्टिंग स्पीशीज। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो या तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाए। जैसे एग्जांपल लें अगर 2Pb, या एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार्बन प्लस O2, ठीक, बैलेंस आ कर सकते हो, C2 प्लस O2, ठीक है। तो क्या देगा CO2 है ना, C2 प्लस, या तो ऐसे भी लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस ना कर सकते हो, 2C, ठीक है, ये हो जाएगा, है ना, C2 प्लस 2O2 इज इक्वल टू, वैसे कार्बन सिंगल में भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं, कार्बन अकेले भी ठीक है ना, डिसल्ट कार्बन बोलते हैं इसको, तो कोई दिक्कत नहीं। बस इसमें क्या है, देखो आपको याद रखना है कि इसमें क्या है, कार्बन के पास ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो बताया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे देखो कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन आके ऐड हो गया, तो हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं CH4 प्लस Cl2, इसको हम बोलते हैं मीथेन, इसको हम बोलते हैं क्लोरीन। जब मीथेन और क्लोरीन लेकर आते हैं क्या बनता है, देखो CH3Cl प्लस HCl। देखो हम यहाँ पे क्या हो रहा है सॉरी, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे CH4 था पहले, यहाँ पे वो क्या हो गया CH3, यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन की वजह से चला गया, तो ये क्या हो गया ऑक्सीडाइज, ये क्या हो गया ऑक्सीडाइज, दोनों ही क्या है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद दूसरी रिएक्शन होती है रिडक्शन रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, इसका उल्टा, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन हाइड्रोजन इज एडेड, हाइड्रोजन इज एडेड और ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द मॉलिक्यूल में से या तो हाइड्रोजन हट जाए या तो ऑक्सीजन, सॉरी, या तो हाइड्रोजन ऐड हो जाए या तो ऑक्सीजन हट जाए। हाइड्रोजन इज एडेड, 2 बार लिख दिया, सॉरी, हाइड्रोजन इज एडेड और ऑक्सीजन इज रिमूव, तो हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। जैसे इसका एग्जांपल लिखते हैं, एक एग्जांपल से अगर हम देखें, पहले तो देखते हैं हाइड्रोजन को ऐड करना है, हाँ, हाइड्रोजन को ऐड करना है, जैसे हमारे पास है Cl2
प्लस H2, ठीक है। ये क्या दे रहा है 2HCl। यहाँ देखो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है क्लोरीन में, हाइड्रोजन क्लोरीन में ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये होगा रिडक्शन रिएक्शन। हाइड्रोजन का ऐड होना या तो ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन को हटाना है, ठीक है। जैसे कोई रिएक्शन है, लेट्स से इसका एक और एग्जांपल हो सकता है CuO प्लस H2, यहाँ पे बन जाएगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलकर क्या बन जाएगा, पानी प्लस Cu। यहाँ पे देखो कॉपर का ऑक्सीजन जा रहा है, कॉपर अपना ऑक्सीजन रिड्यूस कर रहा है, कॉपर के पास से ऑक्सीजन जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन, ठीक है। तो ये हो गया रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद आता है रेडॉक्स रिएक्शन, लिख लें चाहे तो इसके बाद आता है रेडॉक्स रिएक्शन, इसके बाद आता है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है रेडॉक्स रिएक्शन, तो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occurs simultaneously। इन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ ही होती है। देखो ऑक्सीडेशन क्या होता था, याद है, ऑक्सीडेशन होता था ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना, और रिडक्शन होता था हाइड्रोजन का ऐड होना और ऑक्सीजन का रिमूव होना। तो देखो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लें, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल लें जहाँ दोनों एक साथ हो रहे हैं, हाँ तो चलो लेते हैं H2S प्लस Cl2, NCERT का एग्जांपल है S प्लस HCl, बैलेंस करना तो कर सकते हो। यहाँ देखो सल्फर के पास पहले हाइड्रोजन था, यहाँ से सल्फर से हाइड्रोजन हट गया, सल्फर से हाइड्रोजन हट गया, हाइड्रोजन रिमूव होने को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। यहाँ क्या हो गया, सल्फर का ऑक्सीडेशन। क्लोरीन के पास हाइड्रोजन आ गया, पहले क्लोरीन अकेला था फिर आ गया 2HCl, तो क्लोरीन के पास हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइमल्टेनियस का मतलब होता है, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, तो यहाँ पे एक साथ दोनों चीज हो रही है, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है। यहाँ पे रिडक्शन का RED ले लेते हैं, ऑक्सीडेशन का OX ले लेते हैं, तो बन जाता है रेडॉक्स, ठीक है। यानी यहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक साथ होता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल क्या ले सकते हो, 2PbO प्लस P, यहाँ क्या बन जाएगा, Pb2 प्लस सॉरी CO2। देखो यहाँ पे लेड के पास से ऑक्सीजन चला गया, यानी इसका हो गया रिडक्शन, लेड के पास से ऑक्सीजन चला गया, ऑक्सीजन को रिमूव होने को हम बोलते हैं रिडक्शन, और कार्बन के पास ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे इसका हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। सो बस इतना ही है रेडॉक्स रिएक्शन। इसके बाद लास्ट के दो टॉपिक हैं, नोट कर लें इसको पहले। इसके बाद चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कोरोजन एंड रेंसिडिटी, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। सो देखो कोरोजन क्या होता है, कोरोजन मतलब अगर हम सिंपल लैंग्वेज बोलें तो जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन एग्जांपल है कोरोजन का। यानी कोई भी मेटल सरफेस पे, कोई भी मेटल सरफेस में अगर केमिकल रिएक्शन हो जाती है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की वजह से, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक नया सब्सटेंस क्रिएट हो जाता है, यानी केमिकल रिएक्शन होती है। यानी देखो पहले था आयरन, आयरन को हम बोलते हैं Fe, है ना, ये ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आने के बाद क्या बना देता है Fe2O3, है ना, इसको हम बोलते हैं रस्ट, इसको हम बोलते हैं रस्ट, जंग लग गया। देखो आयरन ने ऑक्सीजन कंबाइन किया और जंग लग गया, ठीक है। बैलेंस करना चाहो कर लेना, इतना तो आते हो, ठीक है। तो आयरन और ऑक्सीजन मिलके जंग बना देता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन हो रही है, और स्पेसिफिकली अगर हम बोले तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, आयरन का। आयरन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो कोरोजन इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। इट अगर हम इसको बोले, इट इज द फिनोमिना in which metal forms a chemical substance by reacting with water, acids, etc. है ना। In this phenomena in which metal
फॉर्म्स ए केमिकल सब्सटेंस बाय रिएक्टिंग विद वाटर, एसिड एक्सेट्रा। इसी को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन। एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना। और हम लोग की गवर्नमेंट है और बहुत सारी ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन है जो करोड़ों अरबों रुपये खर्चा करते हैं इस डैमेज आयरन को रिप्लेस करने में। हम लोग की जो ये रस्टिंग है, रस्टिंग की वजह से क्या होता है, बहुत सारा लोहा और बहुत सारे अदर जैसे कॉपर और इस टाइप के सब्सटेंस जो हैं, मेटल्स स्पेसिफिकली, ये क्या होते हैं, ये खराब होते हैं। तो खराब होने से बचाने के लिए हम लोग पेंटिंग करते हैं, पेंट करते हैं उनके ऊपर अलग अलग केमिकल इन्वॉल्व करते हैं। जैसे आयरन को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं कार्बन के साथ तो हमको मिलता है स्टील। और हमको पता है स्टील थोड़ा सा लेस रिएक्टिव होता है रस्टिंग के अगेंस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, हम बहुत से डिफरेंट प्रोसेस अपनाते हैं, है ना, रिएक्शन करने के लिए, रिएक्शन से बचाने के लिए, है ना, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए हम बहुत से प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो कोरोजन क्या होता है? कोरोजन एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें मेटल की बाहर की सरफेस पे क्या हो जाता है, जंग लग जाता है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कोरोजन। अब आता है अगला प्रोसेस, रेसिडिटी। रेसिडिटी क्या होता है? रेसिडिटी होता है इन दिस प्रोसेस द फूड आइटम्स containing oil and fats oxidize to form rancid। यानी अगर बहुत गर्मी का दिन है ना, या तो खाना खुला रखा है यहाँ पे, वो एक्सपोज हो रहा है हवा में, हवा में ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन जो है वो ऑयल और फैट जो हमारे खाने के अंदर होता है ना, तेल और घी, इन सब से क्या करती है, रिएक्ट करती है और रैंसिड बना लेती है। अब ये रैंसिड क्या होता है? इसका टेस्ट, इसका स्मेल और इसकी प्रॉपर्टीज पूरी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से अगर हम कंज्यूम करते हैं फिर भी खाने को, तो हमारे अंदर फूड पॉइजनिंग होती है और अदर टाइप ऑफ डिसीजेज में भी हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, है ना। तो रेसिडिटी क्या होता है? ये प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें जो हमारा खाना है वो ऑक्सीडाइज होके, यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंडर होके वो एक नया सब्सटेंस बना लेता है केमिकल रिएक्शन के थ्रू, जिसमें टेस्ट और खाने का स्मेल चेंज होती है, यानी खाना रखने के बाद सड़ जाता है ना, वही होता है रेसिडिटी, ठीक है। सो छाप लें। तो इसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई हैं और जो कि याद रखना भी ज़रूरी है क्योंकि इसका काम आता रहता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन है जैसे कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, हमने पहले भी डिस्कस किया था, एग्जाम्पल भी देखा था AgCl वाला। यहाँ पे एक और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, लेड नाइट्रेट जब रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्राइड के साथ तो PbI2 ये होता है प्रेसिपिटेट, ये जाके नीचे बैठ जाता है, ठीक है। सेकंड में थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने समझा था क्या होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी जिस रिएक्शन में कोई एक सब्सटेंस टूट जाता है इनटू दो, यानी रिएक्टेंट टूट जाता है इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट टूट रहा है टू और मोर प्रोडक्ट में, मगर ये हो किस चीज़ से रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ पे ये जो ट्रायंगल शेप है ये दिखाता है हीट को, चाहो लिख लो, ये दिखाता है हीट को, है ना। तो देखो यहाँ पे ZnCO3 को जिंक कार्बोनेट की जब हमने हीट सप्लाई किया तो ये टूट गया जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से चाहो दिखा सकते हो, नहीं दिखाओ तो भी चलेगा, ठीक है। फोटोलिसिस रिएक्शन, फोटो मतलब होता है लाइट, है ना। फोटोलिसिस रिएक्शन जिसमें सनलाइट की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन हो, इवन इसका एग्जांपल फोटोसिंथेसिस भी होता है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन भी इसकी एग्जांपल है ना। एक इजी एग्जांपल याद रखना है, 2AgCl इक्वल टू सनलाइट 2Ag + Cl2। देखो ये जो है ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये है रेस्पिरेशन रिएक्शन, रेस्पिरेशन रिएक्शन। इसी का उल्टा लिख दो, अगर आप इसका उल्टा लिख दोगे 6CO2 + 6H2O, ये होता है C6H12O6 + 6O2। ये होती है कैसी रिएक्शन, ये होती है सनलाइट के प्रेजेंट में, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सनलाइट के प्रेजेंट में। ये भी क्या है, एग्जाम्पल है फोटोलिसिस रिएक्शन का, ठीक है। ये क्या है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, ठीक है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोलिसिस, है ना, लिसिस रिएक्शन, वही सेम चीज, ब्रेकडाउन होगा, है ना। इसमें किस चीज़ का यूज करते हैं, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। जैसे H2O, पानी में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं पानी टूट जाता है H2 और O2 के फॉर्म में, ठीक है। इसे आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, पढ़ा था इसका हमने एग्जांपल पहले भी। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट अंदर जाती है, जैसे इस एग्जांपल हो गया CaCO3 जो होता है टूटता है CaO और CO2 में, यानी इस प्रोसेस में हीट ये लेता है अंदर, ये हीट को कंज्यूम करता है। तो यहाँ दिखाना नहीं है इनको हीट कंज्यूम कर रहे हैं, बस यहाँ पे लिखना है कि हीट कंज्यूम करता है, ठीक है। साइड में लिख देना हीट कंज्यूम करता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमको हीट मिलती है, यहाँ पे देखो रेस्पिरेशन रिएक्शन का जैसे एग्जांपल, जैसा भागेंगे तेज से
तो सांस ज़्यादा लेंगे यानी ऑक्सीजन ज़्यादा हम इनहेल करेंगे और ग्लूकोज हमारी बॉडी जो बनाई है जो हमारे सेल्स में उसके अंदर क्या होगा प्रोसेस होगा। इसी वजह से क्या होगा यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, पानी रिलीज करेंगे और साथ में हीट रिलीज करते हैं। तो हीट रिलीज हो रही है यानी हीट एग्जिट कर रही है यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या लिखना लिख सकते हो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग अगला चैप्टर। तो बस थैंक यू।